इमेजिन आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई फॉर्म में। ऑफ कोर्स यहाँ पर x और y रियल होते हैं और आयोटा अंडर रूट ऑफ -1 होता है। कैन यू इमेजिन आपके यही कॉम्प्लेक्स नंबर को आप x एक्सिस और y एक्सिस की हेल्प से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप यू ऑल नो दिस वेरी वेल कि x और y हमेशा जरूरी है रियल हो, और आयोटा साइन ऑलवेज इज गोइंग टू रिप्रेजेंट फिलहाल इस चैप्टर में -1 के अंडर रूट को। यानी कि आप इस रियल पार्ट को रियल एक्स एक्सिस और इस इमेजिनरी पार्ट को, इमेजिनरी मतलब जो आयोटा का आपके पास ये कोफिशिएंट है, इसे अगर वाई एक्सिस यानी इमेजिनरी एक्सिस पर प्लॉट करें, सो डोंट यू थिंक कि यही कॉम्प्लेक्स नंबर आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर प्लॉट किया जा सकता है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट विल बी डिस्कसिंग टुडे। अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको किसी भी सिनेरियो के थ्रू समझाने की कोशिश करूं, इमेजिन आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 जो कि है 2 प्लस 3 आयोटा। डू यू नॉट थिंक, बड़ी ही आसान सी भाषा में आप एक्स एक्सिस पर 2 को और वाई एक्सिस पर 3 को ढूंढकर एक पॉइंट प्लॉट कर सकते हैं 2,3। ये जो 2,3 आपने प्लॉट किया है, इसी को अगर मैं एक्स एक्सिस पर रियल एक्सिस कहने लग जाऊं और वाई एक्सिस को अगर मैं इमेजिनरी एक्सिस कहने लग जाऊं, सो डू यू नॉट थिंक ये पॉइंट जो है यही आपका 2 प्लस 3 आयोटा यानी कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 को रिप्रेजेंट करेगा। अब जैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 पिक्चर में आता है, इसी के साथ दो और क्रूशियल टर्मिनोलॉजीज कंसिडरेशन में आती हैं, जो कि होती हैं कि अगर मैं Z1 को ओरिजिन से कनेक्ट करता हूं, डू यू नॉट थिंक इस Z1 पॉइंट की ओरिजिन से अपनी एक डिस्टेंस होगी। अगर मैं इस Z1 की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना चाहूं, जिसे मैं मॉड Z1 कहूं कॉम्प्लेक्स नंबर की लैंग्वेज में, आपको नहीं लगता दिस विल नथिंग बी बट 2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 होल स्क्वायर हो जाने वाला है। 0 इज नथिंग बट आपका ओरिजिन। इस तरीके से अगर आप निकालें, सो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 plus 4 13, so under root 13 is going to be the length of this Z1। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, इसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी दैट इज अंडर रूट 13, और इसी को हम मॉड्यूलस कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 का। आई होप ये टर्मिनोलॉजी समझ आई है आपको। इसी तरीके से अगर मैं आपको एक और टर्मिनोलॉजी समझाने की कोशिश करूं, मान लो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर लेट्स से Z2 है, जो कि लेट्स से है -3 प्लस लेट्स से 3 आयोटा। अगर मैं इसे प्लॉट करूं तो क्या मैं कह सकता हूं -3 रियल एक्स एक्सिस पर यहाँ और +3 आपके रियल इमेजिनरी एक्सिस पर यहाँ कहीं होगा। और इस तरीके से आपका ये -3,3 यानी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 कैन बी प्लॉटेड। एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ कंसिडरेशन में आती है वो ये कि आपका मॉड्यूलस तो आप बेशक निकाल ही सकते हैं, मॉड्यूलस के साथ एक और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जिसका एक डिस्कशन अब हम यहाँ करने वाले हैं, वो होता है आर्ग्यूमेंट। अब आर्ग्यूमेंट एग्जैक्टली होता क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो आर्ग्यूमेंट की डिटेल्ड डेफिनेशन हम आने वाले वक्त में समझेंगे, बट फिलहाल अभी आप इतना मान लीजिए कि जब आप Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से मिलाते हैं, तो ये जो Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन से मिलने के बाद पॉजिटिव एक्स एक्सिस में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देखो 2-3 डेफिनेशंस निकल कर आती हैं। अभी फिलहाल बस आप इतना समझ लीजिए कि इसने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो ये एंगल बनाया है, इस एंगल के मेजरमेंट को आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 का आर्ग्यूमेंट कहते हैं। इस मेजरमेंट को अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता कि आप इस डिस्टेंस को अगर मेजर करें तो ये डिस्टेंस टेक्निकली 3 है, और इस डिस्टेंस को भी मेजर करें तो आई होप आप देख पा रहे होंगे टेक्निकली ये डिस्टेंस भी यहाँ पर 3 है। However, what you all need to realize is कि यहाँ पर मैं जो एंगल निकाल पाऊंगा वो ये होगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। लेकिन मैं हूँ इस एंगल में इंटरेस्टेड, तो अगर मैं इस एंगल को थोड़ी देर के लिए अल्फा कहूँ, सो आपको नहीं लगता जो थीटा होगा दैट विल बी पाई माइनस अल्फा। यानी जब आप आर्ग्यूमेंट निकालेंगे दैट विल बी पाई माइनस टेन इनवर्स। और अगर मैं अल्फा की बात करूं तो अल्फा इज ये लेंथ अपॉन ये लेंथ। आई होप आप समझ पा रहे हैं, ये लेंथ आपकी 3 है अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखें, और यहाँ पर ये लेंथ आपकी भी लेंथ वाइज बात करूं तो ये लेंथ भी कितनी है 3। तो शैल आई से टेन इनवर्स 3/3, और टेन इनवर्स 3/3 मुझे आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, दैट्स टेन इनवर्स 1। टेन इनवर्स 1 का मतलब होता है एक ऐसा 10 रेशो में ढूंढ रहा हूं जिसका वैल्यू 1 हो। मतलब 10 में कौन सा ऐसा एंगल लेने पर जिसका 10 अगर मैं लूं तो मुझे 1 मिलता है, जो कि अगर प्रिंसिपल वैल्यू के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो π/4। सो दिस गिव्स यू पाई माइनस π/4, दैट्स क्लियरली नथिंग बट 3 π/4। सो इस बेसिस पर आप कह सकते हैं ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है,
इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप आर्ग्यूमेंट निकालें, सो आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर Z2, वेल दैट इज गोइंग टू बी 3π/4। ऑल्दो वेरी करता है ये आर्ग्यूमेंट क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है और उसके अकॉर्डिंग कैसे इसे निकाला जाता है, आने वाले वक्त में डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे। बट एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आपको आइडिया देने की कोशिश करूँ तो इस तरीके से आप आर्ग्यूमेंट और मॉड्यूलस से डील करते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से क्लियर भाषा में समझेंगे कि मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट किस तरीके से आपके लिए काम करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे स्टूडेंट्स और चीजें और क्लैरिटी के साथ हमारे सामने निकल कर आएंगी। तो बड़े गौर से देखिएगा, इस एग्जाम्पल में आप कैसी चीजें देखेंगे जरा इस बारे में बात करते हैं। जस्ट गोइंग टू प्रेजेंट अ क्वेश्चन राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। आई होप ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। आपको अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं और आपको इनका आर्ग्यूमेंट निकालना है। जैसे 5 + 5 आयोटा, -4 + 4 आयोटा, -3 आयोटा, 2 - 2 आयोटा। आप कुछ मत करिए, अगर आपको आर्ग्यूमेंट की बेहतर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है तो आप इसे इस तरीके से समझिए कि आप इसे प्लॉट कर लीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जैक्टली है क्या। तो चला इसे 5 + 5 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा वो यहाँ कहीं आने वाला है और यहाँ कहीं अगर ये आने वाला है तो इस तरीके से ये प्लॉट होगा। हर क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन चेंज होती है। तो अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर को देखूं तो ये मेरा आर्ग्यूमेंट होने वाला है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 के आर्ग्यूमेंट को मैं कैसे रीड करूंगा इस बारे में बात करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये जो आर्ग्यूमेंट होगा Z1 का दैट विल बी नथिंग बट थीटा। और थीटा मेजर करने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल अगर इस तरीके से आप कंसिडर करें तो हाइपोटेन्यूज को छोड़ दें, आप परपेंडिकुलर बेस को लें तो दोनों की लेंथ 5 है। तो इस तरीके से आप कहेंगे कि इसका जो आर्ग्यूमेंट होगा वो होगा tan इनवर्स 5/5। दैट्स क्लियरली नथिंग बट tan इनवर्स 1 which is clearly 45 डिग्री, या रेडियन में आप कहें तो π/4। इनके हिसाब से मॉड्यूलस भी पूछा गया होता तो Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस इज नथिंग 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर फिर से 25 यानी 50। बेसिकली 25 टाइम्स 2 यानी 5 टाइम्स √2 वुड हैव बीन द मॉड्यूलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। आई होप आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने वाले किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकालने में हिचकिचाहट नहीं हो रही होगी ना। लेट्स टॉक अबाउट Z2। अगर मैं Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर को वर्कआउट करना चाहूँ जो कि है -4 + 4 आयोटा, अब आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कैसी चीजें सोचेंगे जरा इस बारे में विचार करते हैं। लुक एट दिस एवरीवन, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ अगर ये y एक्सिस और ये अगर आपका x एक्सिस है, -4 नेगेटिव x एक्सिस +4 पॉजिटिव y एक्सिस। तो अगर यहाँ -4 है तो यहाँ +4 होगा और इस तरीके से आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 प्लॉट होगा। और इस तरीके से अगर आप देखें तो ये Z2 को ओरिजिन से करने वाली लाइन है और मुझे पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल मेजर करना है। जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर मैं किसी तरीके से ये एंगल निकाल रहा हूँ और इसे पाई में से सबट्रैक्ट कर दूं तो मैं डेफिनेटली इस कॉम्प्लेक्स नंबर का भी आर्गुमेंट ढूंढ लूंगा। क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो लेंथ है ये लेंथ 4 होने वाली है क्योंकि पॉइंट -4,0 है। और क्या मैं कह सकता हूँ ये जो लेंथ है ये लेंथ भी 4 होने वाली है क्योंकि ये पॉइंट 0,4 है, अगर आप सोच पा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पर ये जो एंगल आएगा ये कहने सिखाने बताने की जरूरत नहीं है दोबारा, 4/4 यानी 1 और 10 जब 1 आता है तो वो एंगल होता है 45 यानी π/4। तो ये थीटा की जो वैल्यू आपको मिलेगी दैट विल बी π - π/4। यानी जब आप आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 निकालना चाहेंगे दैट विल बी π - π/4। आई होप यू आर रियलाइजिंग हम पाई में से क्यों इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। दैट गिव्स यू 3π/4। And similarly, had they asked you modulus of Z2 यानी कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 की ओरिजिन से डिस्टेंस, I would have simply said कि Z2 यानी 4,4 की डिस्टेंस 0,0 से, जो कि क्लियरली 4 टाइम्स √2 होने वाली है अगर आप स्क्वायर और डायगोनल के कंसेप्ट को समझते हैं तो। ना लेट्स टॉक अबाउट Z3 जो कि आपका एक और कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ दिया गया है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, ये बात आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। Z3 हो जाता है -3 आयोटा। आप पहले इसकी प्लॉटिंग समझिए। इसकी प्लॉटिंग शैलाई से नेगेटिव x एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस यानी यहाँ कहीं होगी जहाँ पर आपके पास नेगेटिव x एक्सिस पर -3,0 और नेगेटिव y एक्सिस पर 0,-3 इन दो पॉइंट से कॉम्बिनेशन से मिलने वाला ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका यहाँ मिलेगा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 को जब आप ओरिजिन से मिलाएंगे तो इस तरीके से आपका ये आर्गुमेंट बनेगा। लेकिन कौन सा डायरेक्शन में कौन सा एंगल आप लेंगे, अब याद रखिए ये जो आप कर रहे हैं गलत है। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ तक आना, ऐसे सोचना, ऐसे लाना इज डेफिनेटली ओके, बट जब आप
थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में रहते हैं तो आप इसे इस तरीके से क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। एंड आई होप यू मस्ट हैव रिमेंबर्ड, जब आप एंगल्स को क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो उन्हें नेगेटिवली रीड किया जाना चाहिए, विच मीन्स, बड़े गौर से सुनिएगा, आप पहले तो ये वाला एंगल मेजर करिए, फिर पाई में से उसे सब्ट्रैक्ट करके आप इस वाले एंगल का मेजरमेंट लीजिए और इसके आगे नेगेटिव साइन लगाइए क्योंकि आपने क्लॉकवाइज रीड किया है। आई होप आप लैंग्वेज समझ पा रहे हैं। सो दोबारा अगर मैं कहूं तो यहाँ पर लेंथ ये 3 है, ये लेंथ भी अगर आप देखें तो 3 है, 3/3 1 हो जाना है, 1 के कारण ये जो एंगल है ये पाई/4 हो जाना है। तो इस वजह से ये जो एंगल है ये क्लियरली पाई-पाई/4 होगा। लेकिन आपको ये समझना होगा इस बार जो आर्ग्यूमेंट होगा वो पाई-पाई/4 ना होकर इसका नेगेटिव होगा। आई रिपीट, जब आप आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 निकालेंगे स्टूडेंट्स तो आप सुनिएगा और इस बात को समझने की कोशिश करिएगा कि आप नेगेटिव साइन लगाएंगे अपने उस एंगल के मेजरमेंट पर, क्योंकि आपके पास यहाँ पर आपने जो एंगल को मेजर किया है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया। पाई-पाई/4 is 3 पाई/4 which gives you -3/4 क्योंकि मेजरमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ है। अगेन कोई पूछे आपसे Z3 कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस कितना होगा तो आप बिना सोचे समझे कह दीजिए 3 टाइम्स √2। आई होप ये बात अब आपको समझ आ रही है कैसे हम सोच रहे हैं। फाइनली एक और कॉम्प्लेक्स नंबर, ताकि आप आर्गुमेंट को बहुत क्लैरिटी के साथ समझ पाए, 2 - 2 आयोटा। बड़े गौर से देखिएगा, एक और कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास Z4 which is written as 2 - 2 आयोटा। हाउ डू वी रीड इट और अंडरस्टैंड इट? बड़े गौर से देखिए, शलाई से +2 आपको यहाँ मिल जाएगा और -2 इमेजिनरी एक्सिस पर आपको यहाँ पे मिल जाएगा और इस तरीके से इन दोनों को यहाँ क्लब करके आप अपना कॉम्प्लेक्स नंबर Z4 2 - 2 आयोटा ड्रॉ कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर Z4 को अगर ओरिजिन से मिलाया जाए तो इस तरीके से ये आपका मॉड्यूलस निकल कर आएगा। और अगर आप आर्ग्यूमेंट निकालना चाहें तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इस कॉम्प्लेक्स नंबर की ये जो लाइन है जिसे ओरिजिन से ज्वाइन किया गया है ये कितना एंगल सबटेंड कर रही है। ऑफ कोर्स नेगेटिवली हम इसे रीड करेंगे क्योंकि ये भी आपका क्लॉकवाइज है। इस एंगल के मेजरमेंट में मेरा कहना है अगर ये लेंथ आप निकाल लें जो कि ऑफकोर्स होने वाली है 2, ये लेंथ आप निकाल लें जो कि ऑफकोर्स होने वाली है 2, तो आपका काम काफी आसान हो जाने वाला है। यानी अगर कोई आपसे पूछता है आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर Z4, ऑल यू आर सपोज टू से इज, आप कहेंगे नेगेटिव ऑफ tan इनवर्स 2/2 दैट्स 1 यानी पाई/4। सो नेगेटिव ऑफ पाई/4 आपके इस Z4 कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट और कॉम्प्लेक्स नंबर Z4 का मॉड्यूलस विल बी 2√2 हो जाएगा। क्या अब आप कंफर्टेबली सोच पा रहे हैं कि आप कैसे मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट से डील करते हैं और चीजें कैसे वर्कआउट करते हैं? ऑल्दो आप इस बात को समझिए कि आर्ग्यूमेंट किसी भी तरीके से सोचा जा सकता है, मतलब इट इज टोटली अप टू यू। आर्ग्यूमेंट इज नॉट नेसेसरी कि वो यही फिक्स 4 वैल्यूज को ले, बस ये आर्ग्यूमेंट की एक प्रिंसिपल वैल्यू होती है। देखो ये मैंने यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, अब इसका मेजरमेंट आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ऐसे ले लें, ऐसे ले लें, या आप 2 साइकिल घुमाने के बाद अब इसे कंसिडर करें। नाउ दैट्स टोटली अप टू यू कि आप किस तरीके से इस एंगल को रीड करना चाहते हैं। हाउएवर जब बात आती है प्रिंसिपल वैल्यू की तो 3 सिनेरियो आप समझने की बस कोशिश करिए जिससे आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है Z3 और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है Z4। सुनिएगा गौर से, अगर आप किसी तरीके से एंगल थीटा निकाल पाते हैं तो ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 के आर्गुमेंट की प्रिंसिपल वैल्यू यही थीटा ही होती है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 के आर्गुमेंट की, सो डू यू ऑल नॉट रियलाइज Z2 के आर्गुमेंट में आपको ये समझना होगा कि आपको Z2 के लिए ये एंगल मेजर करना होगा। डू यू ऑल गेट दैट? और इस वजह से यहाँ पर पिक्चर में जो कहानी आएगी वो होगी पाई माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन x। यहाँ पर तो आप सीधे सीधे थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स मॉड y अपॉन x। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। मॉड y अपॉन x से मतलब मेरा यही है कि y ये लेंथ हो जानी है, x ये लेंथ हो जानी है, जिससे आप थीटा निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर जब मॉड y अपॉन मॉड x करेंगे तो ये एंगल आपका निकल कर आएगा। लेकिन मुझे एक्चुअली इस एंगल में इंटरेस्ट है और इस वजह से मुझे इस एंगल को पाई में से सबट्रैक्ट करना होगा। आई होप अब आप भली बात ही समझ पा रहे हैं कि हम चीजें कैसे सोच रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 के आर्गुमेंट की प्रिंसिपल वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, तो आप दोबारा सुनिएगा गौर से स्टूडेंट्स कि Z3 में जब आप निकालेंगे tan इनवर्स y अपॉन x तो आपको y ये रहा और x ये रहा, ये एंगल आपका निकल के आएगा। लेकिन Z3 का मॉड आर्ग्यूमेंट ये होगा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। उसके लिए वापस मुझे पाई में से सबट्रैक्ट करना होगा और चूंकि मैं इसे क्लॉकवाइज रीड कर रहा हूँ इसके आगे नेगेटिव साइन लगाना होगा। सो दिस विल बी नेगेटिव ऑफ पाई माइनस tan इनवर्स मॉड
y अपॉन x। ये जो y और x स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के इमेजिनरी और रियल पार्ट है। जैसे अगर मैं आर्गुमेंट ऑफ Z4 निकालूं, आपको अगर कंफ्यूजन से बचाना चाहूँ तो मैं कह भी देता हूँ, Z1 को हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स एक कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट्स से x1 plus iota y1, so this will be y1 and this will be x1। Z2 को हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स x2 plus iota y2, so this should have been y2 and x2। the same fashion Z3 को अगर मैं मान लूँ x3 plus iota y3, so this will be y3 and x3। Similarly Z4 को आप मान लें x4 plus iota y4, तो इस तरीके से आप सोचें और गौर फरमाएं। जो Z4 का आर्ग्यूमेंट होगा शैलाई से वो ये होगा, अगेन नेगेटिव साइन लगाना होगा और सीधे सीधे आप निकाल दीजिए tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y4 अपॉन x4। मॉड लगाने का मोटिव बस इतना सा कि डिस्टेंस आ जाए। आप यहाँ कहेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो इट मेक्स नो सेंस कि आप तो सीधे मॉड लगा के टेंशन फ्री हो जाइए। आपने तो सब जगह मॉड लगा दिया तो ओवरऑल आपको अब डिस्टेंस मिल गया। अब आपको क्वाड्रेंट की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये देखना है कि वो किस क्वाड्रेंट में है और उस तरीके से आप चीजें सोच पाए। बस यही ध्यान में रखकर आप आर्ग्यूमेंट यानी आर्ग्यूमेंट की प्रिंसिपल वैल्यू वर्कआउट करते हैं। क्या अब आप आर्ग्यूमेंट के साथ कंफर्टेबली सोच पा रहे हैं कि चीजें कैसे वर्कआउट होनी है और आर्ग्यूमेंट्स के क्वाड्रेंट्स के पर्सपेक्टिव से प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट तक हमें कैसे पहुंचना है? अगर ये बात आप क्लियरली समझ पा रहे हैं तो आर्ग्यूमेंट पर ही बेस्ड और मॉड्यूलस पर ही बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके डिस्कशन के साथ हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।